वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 से लेकर 37। अब ध्यान देना, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की बात है सिर्फ उतना ही अपने पढ़ेंगे, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। लास्ट क्लास में अपने मोटा मोटी बातें पढ़ चुके हैं। डिबेट कब फोर्स में आया, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, इसको इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये हो चुका है। अब अपने आते हैं मेन, जो एज ए जज या एज ए लॉ स्टूडेंट हमारे काम की चीज है कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर आप कंप्लेंट करोगे या फिर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन डालोगे तो कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। जो प्रोसीजर हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि सबसे पहले डलती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद इश्यू होता है नोटिस। नोटिस मतलब सामने वाली पार्टी को डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड होती है, फिर चलती है प्रोसीडिंग। जिस प्रोसीडिंग को लेकर अपने मोटा मोटी नहीं तो 3-4 बातें करते हैं। एक कि भाई आप प्रोसीडिंग के दौरान काउंसलिंग करवा सकते हो लोगों की। काउंसलिंग मतलब आपस में सेटलमेंट हो जाए। वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकते हो, उसको बोल सकते हो कि यार बताओ क्या करना चाहिए ताकि दोनों के लिए अच्छा रहे। आप कैमरे में प्रोसीडिंग कर सकते हो कि नहीं। राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड, ये क्या कहानी है। देखो नॉर्मली तो मोटा मोटी स्टेप क्या है, साहब एप्लीकेशन डलेगी, एप्लीकेशन डलेगी तो मैजिस्ट्रेट सामने वाली पार्टी को नोटिस इश्यू करेगा, उसको बोलेगा कि इतनी तारीख को आ जाओ, फिर केस को सुनेगा और ऑर्डर पास कर देगा। एप्लीकेशन, नोटिस, प्रोसीडिंग, ऑर्डर। चौथा क्या है, ऑर्डर। बात खत्म। 4 स्टेप होते हैं। अब ये 4 स्टेप में अंदर क्या होता है, तो एप्लीकेशन में तो चलो देख लेंगे अपने सेक्शन 12। एप्लीकेशन कौन डालेगा, किसको डालेगा, एप्लीकेशन डालने के बाद एप्लीकेशन कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, एप्लीकेशन के बाद डेट ऑफ हियरिंग कब होनी चाहिए, नोटिस, नोटिस किसको जाएगा, नोटिस कौन देगा, नोटिस कितने दिनों में सर्व होना चाहिए, सेक्शन 13। फिर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो जब प्रक्रिया चालू हो जाएगी तब उसके अंदर अपने बात करेंगे कि भाई प्रक्रिया चालू होती है तो क्या मैजिस्ट्रेट के पास मामला चलता है तो क्या मैजिस्ट्रेट जो है पार्टीज को काउंसलिंग के लिए भेज सकता है, काउंसलिंग सेटलमेंट के लिए भेज सकता है क्या वो, या फिर मामले को शांत करने के लिए किसी समझदार आदमी के पास भेज सकता है क्या वो। वेलफेयर एक्सपर्ट, वेलफेयर एक्सपर्ट मतलब जो ये फैमिली वेलफेयर के जो लोग होते हैं ना उनकी असिस्टेंस ली जा सकती है क्या, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस घर गृहस्थी के मामले हैं। तो अब जज का तो काम यार, मान लो आप जज बन जाओगे तो आप लोग अगर बात की जाए भाई आप लोग तो लॉ के लोग हो, आप लोग तो लॉ के हिसाब से जो बनता है वो करोगे। आप बोलोगे भाई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, हाँ हुआ है, सजा बनती है ये वो। आपको लगता है कि नहीं यार, सिर्फ लॉ नहीं, सोसाइटी के हिसाब से भी देखना चाहिए चीजों को। तो आप वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंस, जो लोग फैमिली वेलफेयर में काम करते हैं तो उसकी बात आएगी। कैमरे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसीडिंग कैमरे में होगी नहीं होगी, क्या कैमरे में प्रोसीडिंग होना कंपलसरी है नहीं है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि केस के दौरान भाई जो जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो वुमेन है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है। शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब जिस घर में वो अपने पति के साथ रह रही थी, तो क्या केस के दौरान जब तक केस चल रहा है उसके पास अधिकार है वो उस घर में रहने का, है नहीं है, ये बातें। तो ये कुछ एक, एंड देन ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर कुछ तरह के ऑर्डर अपने पढ़ेंगे। भाई ऑर्डर कितने तरह के पास हो सकते हैं, तो अपने लिख शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार। प्रेम के बच्चे की कस्टडी, ट्रिक याद रख लेंगे कैसे होता है। कितने ऑर्डर होते हैं, 5। प्रेम पीआरएम, बच्चे की कस्टडी, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, चाइल्ड का सॉरी हाँ बच्चे की कस्टडी एंड कंपेंसेशन, चाइल्ड और कंपेंसेशन। ठीक है, चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर और कंपेंसेशन ऑर्डर 18। ठीक है, अब आगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये पूरी प्रक्रिया है। सेक्शन 12 से लेकर 22 तक की पूरी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद कुछ एक छोटी मोटी और इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद भी बचे हुए सेक्शन है, सेक्शन 23, सेक्शन 24, 25,
26, 27, 29 ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ध्यान देना। सबसे पहला एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को लेकर भाई ऑब्वियस एप्लीकेशन किस चीज के लिए? फॉर ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 से 22। ये जो अपने बात कर रहे हैं ना, कहां गया ये? इन ऑर्डर के लिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, रेजिडेंस ऑर्डर के लिए होते क्या है, बात करेंगे। इन चीजों के लिए एप्लीकेशन डलता है किस सेक्शन में? सेक्शन 12। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन बात करता है एप्लीकेशन की? सेक्शन 12। कौन सा सेक्शन बात करता है इंफॉर्मेशन की? बताओ, कल बात की थी अपने ने कि कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो एप्लीकेशन इन चीजों के लिए होती है। एप्लीकेशन किसको डलेगी? मैजिस्ट्रेट को। वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है टू टेक कॉग्निजेंस। एप्लीकेशन कौन डालेगा? तो ध्यान देना, एग्रीव्ड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, मतलब उसके रिलेटिव, माता पिता, ये लोग। अब ध्यान देना जी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एप्लीकेशन जो होती है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेशन की बात करता है? सेक्शन 12। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है जिसके बारे में सेक्शन 18 में बताया गया है, उसके लिए एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में डलती है? एप्लीकेशन, तो ध्यान देना एप्लीकेशन सेक्शन 12 है। ऑर्डर जो इश्यू होता है वो 18, 19, 20, 21, 22 में एप्लीकेशन किसको डलती है? मैजिस्ट्रेट को। एप्लीकेशन कौन डाल सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लोग, एग्रीव्ड पर्सन के रिलेटिव या माता पिता, उसके बिहाफ पे कोई भी, या प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं मैजिस्ट्रेट को। अब इससे कनेक्टेड बातें, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब होगी? जब एप्लीकेशन डलती है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब होगी? एप्लीकेशन कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए? कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए? अब इस चीज को लेकर एक बात ध्यान रख लेना, दोबारा बोलूंगा, अपने जो ये बोलते हैं ना, ये दिन फिर ये वो, ये सिर्फ किताबों में है। ठीक है, किताबों से बाहर इनका कुछ भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आप ये मत बोल देना अब कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो मेरी कोर्ट में चल रहा है, या फिर मतलब मैं प्रैक्टिस में हूं तो मैं तो देखता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। सर नहीं होता, आपकी बात वाजिब है, पर किताबें बोलती हैं ये, बस फॉलो प्रैक्टिकली नहीं होता है, ध्यान देना। एप्लीकेशन खत्म होनी चाहिए 60 डेज में फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग। जिस दिन पहली तारीख थी ना, उससे 60 दिनों के अंदर अंदर। पहली तारीख कब होनी चाहिए? विद इन 3 days ऑफ एप्लीकेशन। होती है क्या? नहीं होती, पर अपने को ध्यान रखना है। एप्लीकेशन जब डलेगी, एग्रीव्ड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर जब एप्लीकेशन डालेगा, तो मजिस्ट्रेट हियरिंग कब चालू कर देगा? 3 दिनों के अंदर अंदर हियरिंग चालू करनी है। एप्लीकेशन कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ करनी है? 60 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एप्लीकेशन का सेक्शन नंबर, एप्लीकेशन कौन डालता है, किसको एप्लीकेशन डाली जाती है, एप्लीकेशन कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ होनी है, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, ये कुछ एक छोटे मोटे से क्वेश्चन है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का। ये हुआ अपना पहला स्टेप एप्लीकेशन को लेकर अपना यहां खत्म होता है। अब आ जाइए दूसरा स्टेप क्या है? नोटिस किसका? नोटिस ऑफ हियरिंग कि भाई तारीख है, आप आइए। तो देखो, नोटिस का जो प्रक्रिया है वो ऐसा है कि मैजिस्ट्रेट जो है ना, या कोर्ट बोल दो, वो नोटिस देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ये आगे सर्व करेगा रिस्पोंडेंट या जिसको भी वो नोटिस भेजना है उसको। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन नोटिस सर्व की बात करता है? सर्विस ऑफ नोटिस की बात करता है सेक्शन 13। या फिर ऐसे बोल सकता है कि भाई डीवी एक्ट के अंदर जो नोटिस सर्व होना है, नोटिस सर्व करता कौन है? प्रोटेक्शन ऑफिसर।
कौन सर्व करता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये चीज ध्यान रख लेना। मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर आगे सर्व कर रहा है। कितने दिनों में? 2 डेज। 2 दिनों में नोटिस सर्व होते हैं क्या? इतनी तेज अगर कोर्ट चलने लग जाए तो पेंडेंसी इतनी थोड़ी हो, पर अपने को ध्यान रखना है कि नोटिस कितने दिनों में सर्व होना है? 2 दिनों के अंदर अंदर। नोटिस कौन सर्व करेगा? नोटिस सर्व करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। मैजिस्ट्रेट देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को। अपने से क्या पूछा जा सकता है? कौन सा सेक्शन बात करता है? सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस कितने दिनों में सर्व होना चाहिए? नोटिस कौन सर्व करता है? बात खत्म। 12 और 13। अब आ जाइए छोटे मोटे सेक्शन। क्या क्या? काउंसलिंग, वेलफेयर एक्सपर्ट, ये सब चीजें। तो सबसे पहला काउंसलिंग, सेक्शन 14। क्या पार्टीज को काउंसलिंग के लिए कहा जा सकता है कि भैया आप जाइए, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इनके पास काउंसलिंग करिए? बिल्कुल कहा जा सकता है। काउंसलिंग मतलब कि वो लोग आपको समझाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, घरों में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं कोई छोटी मोटी, ताकि मामला सेटलमेंट हो जाए। तो क्या काउंसलिंग के लिए कहा जा सकता है? यस। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है पार्टीज को काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग किसके पास? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के पास। ये जो अपने ने कल पढ़ा था ना, एनजीओ वगैरह, वो। अच्छा, क्या दोनों पार्टीज को कहा जाएगा काउंसलिंग या एक को? कोर्ट की इच्छा है। सिंगल पार्टी या फिर बोथ, दोनों को। ये भी कहा जा सकता है कि दोनों साथ में जाओ, ये भी कहा सकता है अलग अलग जाइए। ठीक है, जॉइंटली और सेपरेटली। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन बात करता है काउंसलिंग की? सेक्शन 14। अगर काउंसलिंग होगी तो किसके पास जाएगी पार्टी? सर्विस प्रोवाइडर के पास। काउंसलिंग पार्टीज को एक साथ करनी होगी या अलग अलग? कैसे भी, कोर्ट की इच्छा है। कोर्ट उनको बोल सकती है कि एक साथ काउंसलिंग करके आइए, या अलग अलग भी भेज सकती है। उसके बाद अगर काउंसलिंग के लिए कहा जाता है तो जो प्रोसीडिंग है वो पोस्टपोन होगी, मतलब एडजर्न हो जाएगी। कितने समय के लिए? मैक्सिमम 2 मंथ्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर पार्टीज को काउंसलिंग के लिए बोला जाता है तो प्रोसीडिंग को पोस्टपोन किया जाएगा, एडजर्न किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। कितना? मैक्सिमम 2 महीने। ये है आपका काउंसलिंग। अब उसके बाद कौन सा सेक्शन बात करता है? असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। ये सिर्फ इंडेक्स आता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाएगा तो कि कोर्ट जो है, बिल्कुल है, ये क्लियर डोमेस्टिक वायलेंस है। ठीक है, अगर कोर्ट जो है वेलफेयर एक्सपर्ट्स की, जो फैमिली वेलफेयर के लोग हैं उनकी असिस्टेंस ले सकता है, ले सकता है। सेक्शन 15 कोर्ट को पावर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग इन कैमरा। अच्छा, सबसे पहली बात, पहले तो ये बताओ प्रोसीडिंग इन कैमरा होता क्या है? प्रोसीडिंग इन कैमरा अपने बोल रहे हैं, प्रोसीडिंग इन कैमरा होता क्या है? ये एक बार बता दो। ये अपने बोल रहे हैं ना प्रोसीडिंग कैमरे में होगी, इसका मतलब क्या है? कि क्या मामले को रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा कुछ है? क्या मामले को रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है इसके अंदर कि भाई मामला रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल, गुड है ना। पार्टी और एडवोकेट सिर्फ, मतलब पार्टी और एडवोकेट तो ऑब्वियस वही बोलते हैं, वही होंगे। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड होगा, नहीं। पब्लिक का एक्सेस नहीं, बहुत लिमिटेड लोग होंगे, जज हो जाएगा, जो स्टाफ है वो होगा, पार्टीज होंगी, वकील, बस। ये होता है कैमरे का मतलब। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 16 कहां गया, जो बोलता है कि प्रोसीडिंग कैमरे में हो सकती है। हो सकती है, लिख लेना यार। आप लोग याद करना तो ऐसे याद करना, हो सकती है। उससे क्या आपका कंफ्यूजन हमेशा दूर रहेगा।
होगी ये नहीं, हो सकती है। हो सकती है का मतलब मे, कोर्ट चाहे तो प्रोसीडिंग को कैमरे में कर सकती है, पर कोर्ट ऐसा कब करेगी? दो कंडीशन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, कोई भी अगर एक पार्टी अप्लाई करती है, दूसरा कोर्ट थिंक फिट। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक नहीं दोनों। अगर ये दोनों कंडीशन लगती हैं, ठीक है, कि भैया पार्टी ने भी अप्लाई किया कि साहब कैमरे में प्रोसीडिंग करो, और कोर्ट को भी सही लगता है कि हाँ यार सही बात है, उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भैया कैमरे में प्रोसीडिंग होगी। सेक्शन 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। कौन सा सेक्शन प्रोसीडिंग इन कैमरे की बात करता है? सेक्शन 16। कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि कोर्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो केस है उसको कैमरे में कंडक्ट कर सकती है? सेक्शन 16। उसके बाद प्रोसीडिंग कैमरे में कब हो सकता है? दो कंडीशन, दोनों फुलफिल होने चाहिए। क्या प्रोसीडिंग कैमरे में होना कंपलसरी है, शैल है? नहीं, में, ठीक है, ये है। अब उसके बाद अगला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड, एक मिनट आओ, जस्ट अ मिनट यार। राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, ये भी यही कहता है कि भाई जो एग्रीव्ड पर्सन है ना, एग्रीव्ड पर्सन केस के दौरान जब तक केस चल रहा है शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। रह सकती है। तो ये कुछ क्या बोला जाता है कि भाई जब तक केस चल रहा है उसके पास अधिकार है। तो सेक्शन 17 इन शॉर्ट ये बोलता है कि एग्रीव्ड पर्सन जो है ना उसके पास ये अधिकार है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। पर अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या उसको कभी निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल निकाला जा सकता है, बट एज पर लॉ। कोर्ट अगर ऑर्डर करती है, मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करता है कि इसको यहां से आप निकाल सकते हो, तभी। तो जनरली तो उसके पास ये अधिकार है, बट कैन बी रिमूव्ड एज पर लॉ, या बोल दीजिए बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये है राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, बिल्कुल है। क्या रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और ये राइट कब है? अगर वुमेन, जो मतलब एग्रीव्ड पर्सन रिसाइडिंग इन शेयर्ड हाउस होल्ड, वो वहां पर शुरू से रह रही है इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अगर वो रह रही है तो, अगर वो नहीं रह रही, फॉर एग्जाम्पल पति ने मारा और वो चली गई अपने माँ बाप के पास, ठीक है, अगर मान लीजिए, हाँ भी आता हूं इस पे, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या नाम है, वो चली गई अपने माँ बाप के पास, जो क्या नाम है, जो लेडी है वो चली गई अपने माँ बाप के पास। अब वो अपने माँ बाप के पास चली गई, वहां से उसने केस किया डोमेस्टिक वायलेंस का। अब वो कह रही है कि सर मेरे को अधिकार है। कोर्ट कहता है ऐसा नहीं है। कोर्ट कह रहा है ये अधिकार नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर तुम उस घर में रह रहे हो, तुम्हारे साथ वहां डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तुमने केस किया है, तुमको कोई हटा नहीं सकता, तुम रहो, जब तक केस चल रहा है तब तक रहो। केस का जो भी डिसीजन आएगा वो तब देखेंगे, पर जब तक केस चल रहा है तब तक तुम रहो। हाँ, तुम खुद से चली गई हो और फिर बोल रही हो कि मेरे को सर अधिकार दो, मेरे को वापिस आना है, तो कोर्ट बोलेगा भैया एक बार तुम वहां रह रहे हो, केस चल रहा है, एक बार तुम, जो भी इसमें कंसेप्ट होता है रेजिडेंस ऑर्डर का कंसेप्ट, तो फिर कोर्ट उसमें वो प्रक्रिया लेकर आता है कि तुमको हम अल्टरनेट एकोमोडेशन दिलवा देते हैं, किराया दिलवा देते हैं, वो अलग चीज। तो राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार कब है? अगर वो लेडी उस घर में रह रही है पहले से ही, तब है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड, सेक्शन 17। आपसे इतना ही पूछा जाता है और प्री में कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ जी, अब शिवम आपके क्वेश्चन पे, विडो लेडी, विडो मतलब हस्बैंड नहीं है, ये जो अधिकार है ना ये अवेलेबल है ओनली अगेंस्ट हस्बैंड।
ओनली अगेंस्ट हस्बैंड, सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ आप ये अधिकार ला सकते हो, ओनली अगेंस्ट हस्बैंड, ये चीज ध्यान रख लेना। सेक्शन 17 का जो अधिकार है ये सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ है, ठीक है। रेजिडेंस ऑर्डर का जो है वो सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ है। बस इतना ही, और तो इसमें कुछ भी नहीं है जी। एक मिनट, हाँ। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। जो अपने सेक्शन 17 बोलते हैं ना, वो तो एक बहुत छोटी सी बात है। वो है कि भैया अगर लेडी शेड हाउस होल्ड में रह रही है तो वो रहेगी जब तक केस चल, बात खत्म, ठीक है। हम लोग इसको लेकर सेक्शन 17 को लेकर एक जनरल बात बोलते हैं कि भैया ये राइट आपकी हस्बैंड के खिलाफ होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया, क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में ना इन लॉज का घर भी आता है, क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड का सिंपल सा मतलब है वो घर जिसमें पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, कभी रहे हैं, कुछ भी ऐसा, वो घर उनका है नहीं है, किराए का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। सेक्शन 17 क्या होता है कि भैया जो लेडी है ना उसके पास अधिकार है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। कब तक रह सकती है? जब तक केस, तो छोटा सा है कि भैया आपके पास अधिकार है। पर कहानी उसमें ये भी तो बोलती है ना कि ऐसा नहीं है कि अधिकार है तो आपको निकाला नहीं जा सकता। सर निकाला जा सकता है एज पर लॉ। अब लॉ में क्या बनता है? लॉ में कुछ भी हो सकता है जो कोर्ट को सही लगता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ तो किराए पे रह रहे थे, अब वो लड़ पड़े, पति अपने घर चली गई, पत्नी अपने घर चली गई, पति अपने घर चला गया, घर खाली कर दिया। अब पत्नी बोल रही है मैं तो उस किराए वाले घर में रहना चाहती हूँ, तो कानून बोलेगा ऐसा थोड़ी है, वो तो घर घर में घुस के बैठ गई, तो कानून बोलेगा नहीं जी, ठीक है आपका राइट है, पर ये अभी आप ये जो आपका राइट आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो ये एज पर लॉ सही नहीं है। ये किराए का घर है, पति खाली करके जा चुका है, आप भी जा चुके थे, अब आप जानबूझ के वापस आ रहे हो सेक्शन 17 के नाम से। तो सेक्शन 17 ये नहीं कहता कि शेयर्ड हाउस होल्ड होना चाहिए आप रहो, नहीं जी, एज पर लॉ देखा जाएगा। तो इसमें कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें कोर्ट ने ये कहा है, तरुण बत्रा और भी बहुत हैं जिसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि भैया अगर इन लॉज की कहानी आती है तो वहां पर हम आपको राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड जरूरी नहीं है देंगे, कि आप एज ए राइट क्लेम कर सकते हो, जरूरी नहीं है। हम लोग जो कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया कोर्ट में जो अपने बोलते हैं रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19, उसमें बहुत चीजें हैं। वो कह रही है कि सर मैं उस घर में रह रही हूं पहले से, तो कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, आप उतने हिस्से में रह लीजिए, बाकी हिस्से में घर के बाकी लोग रहेंगे। वो रेजिडेंस ऑर्डर है, वो रेजिडेंस ऑर्डर की कहानी आ जाती है। तो अपने जो बात बोलते हैं नॉर्मली कि राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो हम उसमें एक बेसिक कंसेप्ट ये बोलते हैं कि भैया ये जो राइट होता है ये आपका आपके हस्बैंड के खिलाफ होता है। जनरली इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इन लॉज के खिलाफ ये अधिकार यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका राइट है, आपको कोर्ट निकाल सकती है। तो जो अपने नॉर्मली बात बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड एक बेसिक एक सिंगल सी लाइन है जिसके अंदर हो सकता है आपके पास कभी अधिकार है और कभी ये अधिकार नहीं है, टोटली कोर्ट की इच्छा पे डिपेंड करता है। पर हम लोग इसको इतना वेग नहीं लेते कि ये है और वो है, क्यों? क्योंकि छोटी सी बात है, इसके अंदर बहुत अंदर अंदर ही अंदर बहुत कहानियां बन सकती हैं। तो इसलिए अपने सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं कि सेक्शन 17 ये बोलता है कि जो वुमेन है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। अपने सिर्फ इतना पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि रह सकती है तो उसको निकाला नहीं जा सकता, नहीं, सेक्शन 17 खुद बोलता है कि निकाला जा सकता है। अगर कोर्ट को सही लगता है कि एज पर लॉ इसको निकालना चाहिए तो निकाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का जो एक इन डिटेल प्रॉपर इन डिटेल कंसेप्ट है वो है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर, ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर कि भैया उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, रह सकती है, उसको अल्टरनेट अकोमोडेशन का भी कंसेप्ट है। आप में से हो सकता है किसी ने कभी ये भी देखा होगा कि कोर्ट बोलती है पति को कि इसको आप किराए का घर लेके दो या किराया आप भरो, किराए का घर लेके दो या किराया आप भरो, कोर्ट ये भी बोलती है, वो रेजिडेंस ऑर्डर है सर। वहां पर कोर्ट उसको शेयर्ड हाउस होल्ड की राइट ना देकर क्या दे रही है?
अल्टरनेट एकोमोडेशन दे रही है, बोल रही है कि आप अलग घर लेके रह लीजिए, किराया कौन देगा, पति देगा, तो ये भी ऑर्डर होता है ना। तो राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड ये नहीं है कि अधिकार है और एब्सोल्यूट अधिकार है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये बात खत्म है, कोई डाउट इसको लेकर? हाँ जी, कोई डाउट, कुछ भी क्वेश्चन? ये हटा देता हूँ, फालतू के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आ जाइए टॉपिक पे। ये जो डीवी एक्ट है ना, जैसे मैं जब लास्ट इंटरव्यू देने गया था, तो मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मेरे साथ जो साथ में गए थे वो खुद जज हैं, तो तब हम लोग ऐसे डीवी एक्ट पढ़ते ही जा रहे थे नॉर्मली ऐसे ही। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि यार ये ना जो छोटे मोटे एक्ट है ना ये पढ़ लेना, कई बार पूछ लिए जाते हैं, और हालांकि पूछे नहीं गए, बट उन्होंने कहा यार पढ़ थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कई बार वो पूछ लेते हैं ऐसा कुछ। तो वहां पर ये बात चली थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, ये जैसा किताबों में ना वैसा प्रैक्टिकली है ही नहीं। किताबों में 60 दिन में मामला खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसा ये किताबों में है वैसा ये बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं चलता है। ओके, चलो अब ध्यान देना। कहां तक आ गए थे अपने? सेक्शन 17 तक। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन कौन डालेगा, एप्लीकेशन किसको डालेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन कितने समय में खत्म होनी चाहिए। नोटिस, नोटिस कौन भेजेगा, नोटिस मतलब कौन सर्व करेगा और कितने दिनों में सर्व होना चाहिए। प्रोसीडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैमरे को लेकर बातें हैं, कैमरा में प्रोसीडिंग होगी तो कब होगी, क्या कंडीशन है। राइट टू रिसाइड इन शेयर, सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना। अब आ जाइए ऑर्डर में, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता जी। शेयर्ड हाउस होल्ड को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड होता है चाहे वो उनके नाम ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं और मेरी वाइफ जिस घर में रह रहे हैं वो मेरे पिताजी के नाम है, मेरा उसमें कोई अधिकार भी नहीं है, पिताजी ने ये भी कर रखा है कि वो घर मुझे मिलेगा भी नहीं, तब भी वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। शेयर्ड हाउस होल्ड का सिंपल सा मतलब है ऐसा घर जिसमें वो दो लोग रह रहे थे, बात खत्म, दैट इज शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ध्यान देना, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को लेकर प्री के हिसाब से बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कितने तरह के ऑर्डर है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, ऐसे नहीं चलेगा मामला, प्रोटेक्शन ऑर्डर, आपका रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर और कंपेंसेशन ऑर्डर। वैसे तो ये टॉपिक मेंस का है, प्री में आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जाता है, ध्यान दे देना। कौन सा सेक्शन बात करता है? दोनों पे होता है जी, हस्बैंड की फैमिली पर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर 18, 19, 20, ध्यान देना। प्री में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, कौन सा सेक्शन प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है, रेजिडेंस की, मॉनेटरी की, कस्टडी, कंपेंसेशन। कैसे याद रखोगे? प्रेम के बच्चे की कस्टडी, ठीक है, प्रेम के बच्चे की कस्टडी, तो बच्चा कस्टडी हो गया, फाइनल रह गया कंपेंसेशन। ठीक है, प्रेम के बच्चे की कस्टडी और फाइनल आ गया कंपेंसेशन। है क्या क्या? प्रोटेक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन तब डाली जाती है जब वुमेन ये कहती है कि सर मुझे खतरा है कि मुझे मारा पीटा जा सकता है या मुझे मारा पीटा गया है, तब कोर्ट ऑर्डर इश्यू करती है कि तुम इसको मारोगे नहीं, और अगर उसको खतरा है तो उसको बोलती है कि तुम इसको मारने की कोशिश भी नहीं करोगे, तुम इसके आस, जो नॉर्मल ऑर्डर नहीं होते हैं कि तुम अपनी वाइफ के आसपास भी नहीं जाओगे, वो सब प्रोटेक्शन ऑर्डर है। वो जहां काम करती है तुम वहां नहीं जाओगे, तुम बच्चे के आसपास नहीं जाओगे, दैट इज प्रोटेक्शन ऑर्डर। ठीक है, मिलने की कोशिश नहीं करोगे, कम्युनिकेट, सब प्रोटेक्शन ऑर्डर है। रेजिडेंस ऑर्डर,
रेजिडेंस ऑर्डर वो जो ऑर्डर होते हैं जिसमें कहा जाता है कि जो लेडी है वो उस घर में रहेगी, आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, आप किराया भरोगे, आप इसको अल्टरनेट एकोमोडेशन दो, या फिर पति को निकाल दिया जाता है कि तुम तो अलग घर लेकर रहो, ये इसी घर में रहेगी। ये सब रेजिडेंस ऑर्डर है, ठीक है, रहने को लेकर। मॉनेटरी रिलीफ, मान लीजिए जो भी पर्सन है, जो पति है या ठीक है, उसने जो भी कुछ किया जिसकी वजह से वुमेन को मेंटली या फिजिकली नुकसान हुआ, मेंटल हेरेसमेंट हुआ, फिजिकल हेरेसमेंट हुआ, उसको कोई इंजरी आई तो उसका मेडिकल खर्चा हुआ होगा, वो सब इसमें मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी और कंपेंसेशन में ना फर्क कुछ नहीं है, बस कंपेंसेशन एक एडिशनल पावर दी गई है कोर्ट को, कि अगर कोर्ट को लगता है ना कि जैसे मॉनेटरी रिलीफ में तो ये बोला गया है कि भाई लेडी को कोई भी नुकसान हुआ है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा, उसकी फिजिकल इंजरी का खर्चा, उसको कंपेंसेशन का खर्चा इसमें मिलेगा, ठीक है। यहां पर जो कंपेंसेशन ऑर्डर है ये एक तरह से ना कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट को लगता है कि यार मिलना चाहिए लेडी को कुछ ना कुछ खर्चा, लेडी को कोई ना कोई पैसा मिलना चाहिए। कोई उनके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ग्राउंड है नहीं, पर कोर्ट को लगता है कि नहीं लेडी को मिलना चाहिए। सेक्शन 22, सेक्शन 22 एक एडिशनल पावर दी गई है कि अगर आपको लगता है कि ये सब ऑर्डर के बावजूद भी लेडी को, मतलब जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको कुछ और पैसा मिलना चाहिए, कंपेंसेशन तो आप दे सकते हो। तो कंपेंसेशन इज लाइक एक जनरल ऑर्डर है, जब आपको लगे तब ऑर्डर कर देना। कस्टडी बच्चे को लेकर, ये किस चीज को लेकर है, बच्चे की कस्टडी को लेकर। तो ये कुछ एक ऑर्डर है, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी और कंपेंसेशन। जितने भी ये ऑर्डर हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर कब इश्यू हो सकता है, कभी भी एक्ट हो गया, एक्ट के चांसेस है, कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तब भी, डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांसेस हैं तब भी। रेजिडेंस ऑर्डर अगर एक्ट हो गया, अगर डीवी एक्ट हो गया तब होता है। मॉनेटरी रिलीफ भी जब एक्ट हो जाता है, क्योंकि उसी के बाद ही नुकसान होता है, बच्चे का तो कुछ नहीं है। कंपेंसेशन भी जब एक्ट हो जाता है, एक्ट हो गया। ये सब चीजें हैं, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको इतने 5-7 मिनट जो भी मैंने बोला प्री में नहीं आएगा, प्री में सिर्फ इतना आएगा कौन से सेक्शन में कौन सा ऑर्डर है, इतना सा है। ये है आपका प्रोसीजर, एप्लीकेशन, नोटिस, प्रोसीडिंग के अंदर 4 बातें, काइंड्स ऑफ ऑर्डर। काइंड्स ऑफ ऑर्डर 18, 19, 20, 21, 22, वैसे ये मेंस का टॉपिक है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह से आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। अब अपने कुछ एक छोटे मोटे से टॉपिक हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि इंट्रीम ऑर्डर पास हो सकता है क्या, एक्स पार्टे ऑर्डर हो सकता है क्या, कॉपी ऑफ ऑर्डर किसको मिलेगी, जो ऑर्डर पास किया जाएगा ना उसकी कॉपी किसको दी जाएगी, फ्री होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर, और अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। चलो अब ध्यान देना, दो सेक्शन, दो ये एक ही सेक्शन में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। कौन से सेक्शन ये बोलता है कि इंट्रीम ऑर्डर पास किया, इंट्रीम ऑर्डर मतलब केस के दौरान। हमने तो अभी क्या बोला कि भाई आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ये सब फाइनली भी कोर्ट को अगर लगता है कि लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देंगे। पर अगर कोर्ट को केस के दौरान लगता है तो क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है, इंट्रीम ऑर्डर केस के दौरान, ड्यूरिंग केस, यस। कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 23, कि केस के दौरान भी कोर्ट इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकती है जो कोर्ट को सही लगे। क्या कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकती है क्या, एक्स पार्टे, एक्स पार्टे मतलब सिर्फ एप्लीकेशन आई है, दूसरे को भी सुना भी नहीं है। यहां एक्स पार्टे का मतलब क्या है, विदाउट हियरिंग रिस्पोंडेंट, बिना उसको सुने। ऐसा हो सकता है क्या, जी हो सकता है। कब, अगर एप्लीकेंट एफिडेविट दे दे कि मुझे तो बहुत खतरा है, एफिडेविट दे दे, और कोर्ट को लगता है कि एक्ट होने के चांसेस हैं, तो एक्स पार्टे ऑर्डर हो सकता है। इंट्रीम ऑर्डर हो सकता है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोर्ट को लगता है कि इसके दौरान ऑर्डर पास होना चाहिए, कर सकती है।
एक्स पार्टे ऑर्डर, यहाँ एक्स पार्टे का मतलब क्या है, बिना सामने वाले को सुने, ऐसा नहीं कि नोटिस दिया था आया नहीं, वो नहीं, बिना उसको सुने। यस, कब हो सकता है, एप्लीकेशन आई, पार्टी ने एफिडेविट दे दिया कि साहब हम शपथ देते हैं कि उसने मारा है, तब भी कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर इश्यू कर सकती है। सेक्शन 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एक्स पार्टे ऑर्डर कौन से सेक्शन में, इंटरिम कब है, और ये पूछा जाता है कि एक्स पार्टे ऑर्डर कब होगा, जब एफिडेविट फाइल होगी। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑर्डर क्या होगी, फ्री होगी, किसको दी जाएगी, एग्रीव्ड पर्सन को। ऑर्डर किसी के भी फेवर में उससे लेना देना नहीं है, एग्रीव्ड पर्सन को दी जाएगी, पुलिस ऑफिसर को भेजी जाएगी कॉपी ऑफ ऑर्डर, और आपका क्या नाम है था वो सर्विस प्रोवाइडर। प्रोटेक्शन ऑर्डर को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को नहीं दी जाएगी, ठीक है, यह ध्यान देना, सर्विस प्रोवाइडर। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सेक्शन बात करता है कॉपी ऑफ ऑर्डर, 24। कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्री में दी जाती है, पैसे में, फ्री में, किस किस को दी जाती है, इन तीन लोगों को पूछा जाता है क्वेश्चन, किसको दी जाती है कॉपी ऑफ कॉपी, कौन से सेक्शन में बताया गया है कि कॉपी दी जाएगी, सेक्शन 24। अब ध्यान देना, ये डायरेक्ट इंडेक्स के सेक्शन है, कौन से सेक्शन में बोला गया है कि जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको चेंज किया जा सकता है, सेक्शन 25। चेंज का मतलब क्या है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर को चेंज कर देना, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कर सकती है कोर्ट। कब, ऑन एप्लीकेशन, खुद से नहीं, खुद से नहीं, ऑन एप्लीकेशन। कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन डालती है तो कोर्ट चेंज कर सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा सेक्शन बात करता है, अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर रिवोक, सेक्शन 25। कब हो सकता है ऐसा, कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन, दोनों में से कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डालती है, कोर्ट को लगता है कि सिचुएशन बदली है, ऑर्डर चेंज होना चाहिए, ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए, कोर्ट ऐसा कर सकती है, सेक्शन 25। ये हुआ आपका, ये ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये नहीं पूछा जाता इतना। अब एक दो छोटी मोटी और बातें जिसको लेकर दो सेक्शन ध्यान रखना, दो सेक्शन एक साथ लिख लेना, ठीक है, लिख रहे हो क्या, अगर लिख रहे हो तो इसको लिख रहे हो क्या, हो गया, लिख लिया इसको क्या, ये भी दोनों एक 24 25। ठीक है, अब ध्यान देना, हो गया, लिख लिया ना, अगर नहीं लिखा तो बता देना। अब ध्यान देना, दो सेक्शन है, सेक्शन 26, सेक्शन 36। 26 बोलता है कि जो डीवी एक्ट के रिलीफ है ना, वो आप चाहे तो सिविल केस में, क्रिमिनल केस में, फैमिली केस में, या मैं बोलूं सिविल कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है, या फैमिली कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा है, तब भी आप ये रिलीफ मांग सकते हो। इन शॉर्ट, ऐसा नहीं कि डीवी एक्ट का स्पेशली केस फाइल करना है ना, आप दो हस्बैंड वाइफ है, उनका कोई क्रिमिनल केस पहले से ही चल रहा है, किसी भी चीज का आपस में कोई विवाद चल रहा है, मारपीट का कुछ भी, वहां पर भी वो जो डीवी एक्ट के अंदर जो भी उनकी रिलीफ बनती है ना, मांग सकते हैं। मान लो हस्बैंड वाइफ का आपस में विवाद चल रहा है, साथ में नहीं रह रहे हैं, अब वाइफ को यह कि सर मेरे को बच्चे की कस्टडी चाहिए, तो डीवी एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डलेगी, तो ऐसा नहीं है अलग से केस, नहीं, उसी केस में कर सकते हो। तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो रिलीफ है उसके लिए आपको अलग से केस फाइल करना पड़ेगा, या चलते हुए केस में भी कर सकते हो। अगर आपका जो भी दो लोग हैं उनका सिविल केस चल रहा है, क्रिमिनल चल रहा है, फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहां पे आप ये रिलीफ मांग सकते हो, अलग से केस करने की जरूरत नहीं है। और इसी को सेक्शन 36 में बोला गया है कि जो डीवी एक्ट है वो किसी भी एक्ट के डेरोगेशन में नहीं है। डेरोगेशन मतलब अलग नहीं है, अलग नहीं है, दूसरे एक्ट्स के साथ चलता है, ये एक्ट्स के साथ। नीतू जी अभी आपके क्वेश्चन पे आता है, आपके फ्रेंड वाले पे ना, ये ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये तो ये पूछा जाता है कौन सा सेक्शन बोलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो डेरोगेशन मतलब अलग नहीं चलता, सेक्शन 36। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो रिलीफ है वो आप सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में या किसी भी चलते हुए केस में पूछ सकते हो क्या, मांग सकते हो क्या? यस। कौन सा केस? कोई भी, सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, फैमिली कोर्ट का हो,
कोई भी केस हो आप ये कर सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता। ये है सेक्शन 26। अब आ जाइए सेक्शन 27, जूरिस्डिक्शन। अपने ने अभी तक क्या बोला कि केस कहां जाएगा, मैजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं अपने, मैजिस्ट्रेट। सर कौन सा मैजिस्ट्रेट, जूरिस्डिक्शन किसी के पास भी चले जाओगे क्या? पति पत्नी रह रहे हैं दिल्ली में, क्या बॉम्बे में जाके केस कर लोगे क्या? ना, उस मैजिस्ट्रेट की जूरिस्डिक्शन बनेगी जिसके एरिया में एग्रीव्ड पर्सन या तो रहता है, काम करता है, मतलब रिसाइड्स, काम करता है या नौकरी करता है, नौकरी करता है, जिसको अपने बोलते हैं रिसाइड्स, वर्क या फिर वर्क्स फॉर गेन या फिर एम्प्लॉयड। दोबारा आ जाऊंगा, ठीक है, बता देना। फिर रिस्पोंडेंट, जिसके एरिया में या तो फिर जो रिस्पोंडेंट है वो रहता है, काम करता है या नौकरी करता है, या फिर जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। इन सब की बात, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस आप कहां ले जा सकते हो? सर कहीं भी, उस मैजिस्ट्रेट के एरिया में जिसके एरिया में एग्रीड पर्सन रहता है, रिस्पोंडेंट रहता है, डीवी जो वायलेंस है जो हुआ, या फिर जहां पर वो काम करता है, जहां पर नौकरी करते हैं, कहीं भी। तो एक क्वेश्चन आता है, आप बताना इसमें क्या होगा। जो एग्रीड पर्सन है वो जॉब करता है बॉम्बे में, वो लोग अपने इन लॉज के पास आए हुए थे, कहां पर, दिल्ली में। वहां पर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई। जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई तो वहां पर वही डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बन गया। अब आपसे पूछा जाता है कौन से मैजिस्ट्रेट के पास मामला जा सकता है। रहने वाले कहाँ के हैं, रहने वाले हैं दिल्ली के, ठीक है। मान लो वाइफ रहने वाली है, वाइफ, हाँ ठीक है, वाइफ रहने वाली है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली। हस्बैंड जो है वो रहने वाला है, टेक एन एग्जांपल ऑफ कलकत्ता, नहीं, वाइफ कलकत्ता, हस्बैंड दिल्ली, रेजिडेंस। अब बताइए किस मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं ये, कि अगर एग्रीव्ड पर्सन जो वाइफ है अगर वो केस करना चाहे तो वो कहां करेगी, दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, और भी कोई शहर रह गया क्या? बस इतना ही, बताइए। बिल्कुल, तो ध्यान दे देना, इस एक्ट के अंदर केस आप कहीं भी कर सकते हो, जहां पर जो विक्टिम है वो रह रहा है, काम करता है, जहां पर जो रिस्पोंडेंट है वो रह रहा है या काम करता है, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो यहां पर उठा लो। डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ हुआ, दिल्ली में, यहां केस हो सकता है। जॉब कहां कर रहे हैं, बॉम्बे में, यहां भी केस हो सकता है। रहने वाले कहां से के हैं, कलकत्ता के, दिल्ली के, यहां भी हो सकता है। इन शॉर्ट कहीं भी हो सकता है केस, कोई भी ऐसा एरिया जिससे इन पार्टीज का ना कोई भी कनेक्शन है हो सकता है, कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा एरिया जहां से पार्टीज का कोई भी कनेक्शन है, वहां पर आप केस कर सकते हो। ये है ज्यूरिसडिक्शन। एक क्वेश्चन और है, ऑर्डर एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। हालांकि कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं बोला गया कि अरे ये क्या बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इतनी सी बात बोलता है कि साहब कोई भी कोर्ट डीवी एक्ट के अंदर ऑर्डर पास करती है, उसको आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऑब्वियस है, किसी भी कोर्ट का आदेश पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकता है, कुछ अलग थोड़ी लिखा है। पर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ऑर्डर पास होता है वो पूरे इंडिया में एनफोर्सेबल है क्या, है, कौन सा सेक्शन ऐसी बात बोलता है, सेक्शन 27। बस इतनी सी बात है। और फिर लास्ट, अपील। जो भी ऑर्डर पास किया जाता है उसके खिलाफ अपील किसको जाएगी, सेशन कोर्ट को जाएगी। कितने दिनों में जाएगी, 30 डेज में जाएगी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कौन से सेक्शन में अपील की बात है। जो ऑर्डर पास किए जाते हैं उसके खिलाफ अपील किसको होएगी, कितने दिनों में होएगी, 30 दिनों में होएगी। ये है अपील, सेक्शन 29।
कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? अब ध्यान देना, सेक्शन 30 आपसे पूछा जा सकता है भाई कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, पब्लिक सर्वेंट है, सेक्शन 30 में। हालांकि पूछा नहीं गया बट फिर भी ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर इश्यू किया, सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर इश्यू किया और रिस्पोंडेंट ने उसका ब्रीच कर दिया, तो कितनी सजा हो सकती है? 1 साल, 20,000 तक का फाइन, या दोनों? दोनों। पूछा गया क्वेश्चन है कौन से सेक्शन में प्रोटेक्शन ऑर्डर की ब्रीच का बताया गया है? सेक्शन 31। कितनी पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट है। अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करता है और उस पर केस चलता है तो केस किस नेचर का होगा? कॉग्निजेबल होगा एंड नॉन बेलेबल होगा। मतलब कि आपसे ये पूछा जा सकता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो केसेस होते हैं उनका नेचर क्या होता है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, सेक्शन 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसका काम है, सेक्शन 9 पढ़ा ना, उसका क्या क्या काम है, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करता तो कितनी सजा होगी? सेम पनिशमेंट। कहां बताई गई है? 33 में। पनिशमेंट एक ही है डीवी एक्ट के अंदर, याद रख लेना, कुछ भी पूछ ले वो, कितनी सजा है? ये सजा है। डीवी एक्ट के अंदर ऑफेंसेस का नेचर क्या है? ये नेचर है। प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर ब्रीच करता है अपनी ड्यूटीज का, किस सेक्शन में पनिशमेंट होगी? अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर पे केस चलाना है तो किसकी परमिशन चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन। डायरेक्ट केस नहीं चलेगा, केस किससे चलेगा? परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 34। ये है आपका पूरी कहानी। ये लास्ट स्लाइड जो मैंने बनाई है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटी छोटी कई चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं और ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, ध्यान दे देना। ठीक है, बाद में 35 इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान रख लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा, ऑब्वियस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो वही रूल्स बनाएगा इस एक्ट को लागू करने के लिए। एक्ट जो है नॉट इन डेरोगेशन, मतलब किसी से अलग नहीं चलता, सभी एक्ट्स के साथ चलता है। और 35 नो केस फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल ध्यान रख लेना, अगर रख लो तो बस। हाँ जी, अभी बता देता हूँ सेक्शन 30। ये तो जी सेक्शन 30 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, और जो ऑब्वियस हर सेक्शन बोलता है कि भैया जो ये पब्लिक जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट मतलब सरकार के नौकर माने जाएंगे। ये लोग अगर कोई भी गलती करते हैं तो सरकार पे केस हो सकता है। इन शॉर्ट ये बात है। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। अच्छा, अब अगला एक्ट बता दो यार, कौन सा उठाना है? जुवेनाइल जस्टिस पे आ जाए हम। जुवेनाइल जस्टिस करना है या फिर अच्छा वो करना है ना, अब तो सेक्सुअल हरेसमेंट वाला करना है, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, वो निपटा देंगे आज, मतलब कल, सॉरी। यस, कोई भी डाउट, कुछ भी। हाँ, अब बताइए नीतू जी, आपका क्या था केस? देखो, ये रैपिड रिवीजन वाली क्लास है तो ऑब्वियस अपने ऐसे ही करेंगे, डिटेल में तो अपने पास लेक्चर पढ़ाई है क्या है। मैं अपना हस्बैंड से
खतरा है, हाँ तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर उन्हें अपने हस्बैंड से खतरा है तो वो बिल्कुल प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। सेक्शन 18 के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट इश्यू कर देगा, उनको वार्निंग इश्यू कर दी जाएगी, और जो भी नियर बाय थाना है उसको वो कॉपी भेज दी जाएगी, और थाने वाले भी उनको बुला के वार्निंग इश्यू कर देंगे। सेक्शन 18। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। अब अपनी क्लास खत्म है, कोई डाउट है कुछ भी है, टेस्ट आप लोग का आज का अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लेना। थर्टी फोर 34 देखो, ये पेयर में चलते हैं। 31 32 पेयर में चलता है। 31 बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच है तो कितनी सजा है और ऑफेंस के नेचर क्या है, ठीक है, तो वो नॉर्मली पूछता है। 33 34 पेयर में चलता है, वो ये बोलता है, 33 बोलता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसको सजा हो सकती है, कितनी, यही 1 साल 20,000 बोथ, ठीक है। 34 बोलता है चलो ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी नहीं की, उस पर सजा हो सकती है, पर केस डायरेक्ट चला दोगे क्या? नहीं सर, सरकारी नौकर है वो, पब्लिक सर्वेंट है, डायरेक्ट केस नहीं चला सकते हो आप, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वही बात यहां बोली गई है कि अगर आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर पे कोई केस चलाना है कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो आप सरकार की परमिशन लोगे, फिर केस चलेगा। पहले परमिशन लोगे फिर केस चलेगा। दिस इज सेक्शन 34। हाँ जी, अब बताइए और कुछ पूछना हो तो। ठीक है, अब कर दें क्लास खत्म। डीवी एक्ट आपका खत्म होता है। आपको डीवी एक्ट के नोट्स आपके अपलोड हैं, नहीं समझ आए अगर लेक्चर से, मतलब जो आपके पास कंप्लीट लेक्चर है, तो एक बार नोट्स को भी रेफर कर लेना। बाकी कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो पूछ सकते हो। डीवी एक्ट के टेस्ट शायद अपलोडेड है, अगर टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्लास खत्म करें, कुछ पूछना है तो पूछ लो। चलो भाई, खत्म कर देते हैं फिर क्लास। थैंक यू।